हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने वेपर प्रेशर क्या है वो देख लिया था। अभी नेक्स्ट है हमारे पास रोल्स लॉ। इसके बारे में थोड़ी सी बात हमने प्रीवियस लेक्चर में भी करी थी। अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूं तो रोल्स लॉ बताता है कि हमारे पास फॉर अ सॉल्यूशन जहां पे सॉल्यूट जो है वो हमारे पास लिक्विड स्टेट में है और सॉल्वेंट जो है वो भी लिक्विड स्टेट में है। हमारे पास जो पार्शियल प्रेशर रहेगा फॉर सॉल्यूशन जहां पे सॉल्यूट लिक्विड स्टेट में और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड स्टेट में, यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, यहाँ पे कंपोनेंट से मतलब है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ पर्टिकुलर लिक्विड, चाहे वो सॉल्यूट है चाहे सॉल्वेंट है, यहाँ पे इसलिए मैं डायरेक्टली कंपोनेंट लिख दिया रेदर देन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। partial vapor pressure of the component is directly proportional to the mole fraction of that component. It is what? It is mole fraction of component in liquid. जो लिक्विड है उसमें हमारे पास मोल फ्रैक्शन क्या रहेगा कंपोनेंट, दैट इज एक्स। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लेट्स से हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट है तो P1, या लेट्स से जनरलाइज कर देते हैं PI इज प्रोपोर्शनल टू XI। ये हमारे पास जनरल रिजल्ट है किसका, रोल्स लॉ का। मान लेते हैं हमारे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है, लेट अ बाइनरी सॉल्यूशन। हमारे पास क्या है, एक बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट, लेट्स से 1 and 2, टू कंपोनेंट्स आर देयर। अगर फर्स्ट कंपोनेंट को मैं प्योर स्टेट में लेता हूं, मतलब हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमने सिर्फ फर्स्ट कंपोनेंट जो है रखा है। अब क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग में देखा कि हम दोनों लिक्विड स्टेट में हैं तो उसी की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब जब वो प्योर स्टेट में है तो अकेला प्रेजेंट होगा और जितना वेपर प्रेशर वो जनरेट कर सकता है वो फुल पोटेंशियल के साथ जो है वेपर प्रेशर जनरेट करेगा, उसको हमने बोल दिया P1 नॉट। उस तरह सेकंड के लिए है P2 नॉट। लेकिन अब ये इंडिविजुअली प्रेजेंट थे, फर्स्ट कंपोनेंट अलग प्रेजेंट था तो उसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम कितना जनरेट हो रहा है, P1 नॉट। जब सेकंड कंपोनेंट इंडिविजुअली प्रेजेंट था तो उसका वेपर प्रेशर कितना जनरेट हो रहा है, P2 नॉट। लेकिन जब दोनों कंबाइनली प्रेजेंट है, फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट जो है साथ में प्रेजेंट है, उस केस में हमारे पास वेपर प्रेशर जो है फर्स्ट का दैट इज P1 और सेकंड का P2। इसको थोड़ा सा मैं स्पेसिफाई कर देता हूं क्या चीजें हैं ये। दिस इज वेपर प्रेशर व्हेन प्रेजेंट अलोन, जब अकेला प्रेजेंट है। सिमिलरली ये भी हमारे पास वही वेपर प्रेशर है। दिस इज द वेपर प्रेशर व्हेन प्रेजेंट अलोन। इसके अलावा दिस इज द वेपर प्रेशर in presence of other components। जो बाकी कंपोनेंट्स है उनकी प्रेजेंस में भी हमारे पास जो वेपर प्रेशर दीज आर P1 एंड P2। मतलब फर्स्ट कंपोनेंट जब हमारे पास सेकंड कंपोनेंट के साथ प्रेजेंट होगा तब हमारे पास उनका वेपर प्रेशर जो है वो इंडिविजुअली वेरी करेगा। रीजन बीइंग एक कंपोनेंट जो है वो ज्यादा वोलेटाइल होगा, दूसरा कंपोनेंट कम वोलेटाइल होगा। जो ज्यादा वोलेटाइल होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा। अब उसका वेपर प्रेशर जो है वो P2 नॉट के बराबर क्यों नहीं है,
क्योंकि हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं वो इंटरफेयर करेंगे जब वेपर फेज में जाएंगे। एक कंपोनेंट जो है दूसरे के साथ इंटरफेयर करेगा, ठीक है जी, क्योंकि पूरा का पूरा सरफेस जो है वो एक कंपोनेंट के साथ एक्वायर नहीं होगा जब दोनों साथ में प्रेजेंट है। कुछ पार्ट जो है एक का प्रेजेंट होगा, कुछ दूसरे का प्रेजेंट होगा। इसलिए वहां पे जो एक्चुअल वेपर प्रेशर है, दैट इज फर्स्ट कंपोनेंट के लिए जो P1 नोट था, वो एग्जैक्टली पूरा का पूरा वहां पे शो नहीं होगा जब मिक्सचर में है, तो इसलिए उसको P1 लिख दिया। सेम गोज फॉर सेकेंड कंपोनेंट। अब यहां पे आता है कि हमारे पास P1 और P1 और P2 आपको बता दिया। अभी हमारे पास आता है रोल्स लॉ। रोल्स लॉ क्या बोलेगा? रोल्स लॉ बोल रहा है कि P1 इज प्रोपोर्शनल टू X1। X1 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट प्रेजेंट इन लिक्विड। उस तरह से P2 इज प्रोपोर्शनल टू X2। अभी प्रोपोर्शनलिटी को अगर हटा देते हैं तो यह आ जाएगा P1 नॉट X1, यहां आ जाएगा P2 इज इक्वल टू P2 नॉट X2। लेकिन जब हमने दोनों कंपोनेंट्स को कंबाइनली लिया है, अब कंबाइनली एक कंटेनर में है जो कि सील्ड कंटेनर में हमारे पास दोनों कंपोनेंट, फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट जो है प्रेजेंट है। अब दोनों कंपोनेंट जब कंबाइनली प्रेजेंट है तो वो क्या करेंगे, हमारे पास कंबाइंड इफेक्ट जो है शो करेंगे। और हमारे पास एक सील्ड कंटेनर में दो गैसेस प्रेजेंट है, तो उनका जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर इसलिए बोल रहे हैं इनको क्योंकि कंप्लीट प्रेशर जो है एक गैस की वजह से नहीं है, बल्कि दो कंपोनेंट है, दो गैसेस है, उनकी वजह से है। इसलिए एक के लिए हम वेपर प्रेशर नहीं बोल रहे, उसको बोल रहे हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। जो एक्चुअल वेपर प्रेशर होगा उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन होगा ना। तो यहां पे अब दोनों गैसेस जो हैं वो एक ही कंटेनर में है, तो हमारे पास डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लग जाएगा। तो बेसिकली जो टोटल प्रेशर निकल के आएगा P टोटल, इट इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अब P टोटल को मैं PT करके लिख रहा हूं। P1 का वैल्यू आ गया P1 नॉट X1, देन कम्स P2 नॉट X2। अब हमें पता है कि X1 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस X2, तो PT इज इक्वल टू P1 नॉट 1 माइनस X2 प्लस P2 नॉट X2। अब यहां से हम X1 और X2 का वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास X2 इज इक्वल टू, दिस कम्स आउट टू बी P टोटल माइनस P1 नॉट divided by, this comes out to be P2 naught minus P1 naught। एक मिनट जरा, ये मल्टीप्लिकेशन में गया, इस तरफ चला गया, माइनस PT माइनस P1 नॉट, और ये माइनस में रहा तो P2 नॉट माइनस P1। ठीक है जी। इसी तरह से हम X2 का वैल्यू, X1 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। X1 इज इक्वल टू P टोटल माइनस P2 नॉट डिवाइडेड बाय P1 नॉट माइनस P2 नॉट। इस तरह से X1 और X2 जो है उसका वैल्यू जो है हम कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है जी। ये हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ये ही सेम फॉर्मूलाज जो है आपको नेक्स्ट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वहां जाके यूज में आएंगे। ठीक है जी। अब ये जो दो स्टेटमेंट्स या जो हमने ये रोल्स लॉ का कंक्लूजन निकाला है, यहां से हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ऑब्जर्वेशन हमारी क्या क्या है। एक तो है कि टोटल वेपर प्रेशर जो है, टोटल वेपर प्रेशर ओवर सॉल्यूशन के ऊपर इज डिपेंडेंट ऑन मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। जो कंपोनेंट है उसकी मोल फ्रैक्शन के ऊपर हमारे पास टोटल वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन के ऊपर, वो डायरेक्ट डिपेंडेंस जो है वो शो कर रहा है। उसके अलावा जो टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन, इट वेरीज linearly with the mole fraction of
कंपोनेंट। लीनियरली का मतलब है कि हमारे पास जो है, अभी हम ग्राफिकली भी देखेंगे, लीनियरली का मतलब अदरवाइज होता है ऐसा कुछ कि हमारे पास जो है ऐसे वेरिएशन आ रही है, ऐसा ग्राफ कुछ आ रहा है, इसको बोलते हैं लीनियर वेरिएशन। ठीक है जी। थर्ड हमारे पास ऑब्जर्वेशन है कि टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीजेस और इंक्रीजेस। टोटल वेपर प्रेशर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस with increase of the mole fraction, with x कंपोनेंट इंक्रीज। जब हमारे पास टोटल मोल फ्रैक्शन जो है इंक्रीज करेगी, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट अगर इंक्रीज करता है तो टोटल वेपर प्रेशर जो है इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, डिपेंडिंग अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट। ये लास्ट वाले पॉइंट से क्या मतलब है, अब जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों कंपोनेंट जो है उनकी वोलेटिलिटी सेम होगी। हो सकता है कि वोलेटिलिटी कम हो, दूसरे की ज्यादा हो। तो जो कम वोलेटाइल है अगर उसकी मोल फ्रैक्शन हमने बढ़ा दी तो टोटल वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन अगर हमने ऐसे कंपोनेंट की कंसंट्रेशन मोल फ्रैक्शन बढ़ा दी जो ज्यादा वोलेटाइल है तो ऑब्वियसली टोटल वेपर प्रेशर जो है इंक्रीज कर जाएगा। तो बेसिकली उस हिसाब से, उस असेंस में जो है ये थर्ड पॉइंट है कि हमारे पास जिस कंपोनेंट की हम मोल फ्रैक्शन बढ़ा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि टोटल वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। ठीक है जी। अभी इसी चीज को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं दिस इज वेपर प्रेशर, इस तरफ को इंक्रीज कर रहा है। उसके अलावा नीचे है हमारे पास, मान लेते हैं ये है मोल फ्रैक्शन, यहां पे मोल फ्रैक्शन फर्स्ट की जो है दैट इज 1 और यहां पे मोल फ्रैक्शन सेकंड की जो है दैट इज 1। इसका मतलब हमारे पास प्योर लिक्विड प्रेजेंट है। अब हम बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं कि हमारे पास जो वोलेटिलिटी है लेट वोलेटिलिटी ऑफ सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। सेकंड कंपोनेंट जो है उसकी वोलेटिलिटी जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू फर्स्ट कंपोनेंट। उसके केसेस में क्या होगा, हमारे पास ये आ गया फर्स्ट, सॉरी यहां पे एक मिनट जरा, यहां पे फर्स्ट नहीं सेकंड, मैं ग्राफ उल्टा बना दिया नहीं तो, फर्स्ट यहाँ पे है सेकंड। अब जो पहले लिखा था उससे भी वैसे बात बन जाएगी, लेकिन ग्राफ जो है वो कुछ उस तरह से मैं बनाना शुरू कर दिया था इसलिए। और दिस इज सेकंड कंपोनेंट। अब सेकंड कंपोनेंट की वोलेटिलिटी कम है यहाँ पे, तो इसलिए इसका वेपर प्रेशर जो है प्योर लिक्विड का वो भी कम रहेगा। फर्स्ट कंपोनेंट की वोलेटिलिटी ज्यादा है तो इसका वेपर प्रेशर जो है कंपेरेटिवली ज्यादा रहेगा। दिस इज P1, सॉरी P1 नॉट, दिस इज P2 नॉट। यहाँ पे सेकंड कंपोनेंट जो है मैक्सिमम है, इसलिए इसका वेपर प्रेशर जो है वो कंपेयर टू द फर्स्ट कंपोनेंट जो है ज्यादा रहेगा। यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट का वेपर प्रेशर जो है कंपेयर टू द सेकंड कंपोनेंट वो कम, और यहाँ पे मैक्सिमम है मोल फ्रैक्शन, तो इसकी वजह से इसका वेपर प्रेशर P1 नोट जो है वो हमने नीचे की तरफ बनाया है। ठीक है जी। ये तब है जब हमारे पास कंपोनेंट जो है प्योरली स्टेट में है, प्योर स्टेट में प्रेजेंट है। इसका मतलब दिस इज द P1 ग्राफ,
ठीक है जी, एंड दिस इज P2 ग्राफ। अब यहां पे हम ये मान के चलें कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इज 0, मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू 0। मतलब हमने प्योर लिक्विड जो है उसको कंसीडर किया है पैरेलल एक्सिस पे। अब अगर हमें प्लॉट करना है मिक्सचर के लिए, दोनों मिक्सचर जो है साथ में प्रेजेंट है, दोनों कंपोनेंट जो है साथ में प्रेजेंट है, तो ग्राफ जो है यहां से चलेगा टिल हियर। अब ये ग्राफ जो है इस पे हमारे पास ये ग्राफ जो है इसके लिए इक्वेशन क्या रहेगी, वो रहेगी P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अब इस ग्राफ के लिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हुई, मैक्सिमम वैल्यू हुई P2 नॉट, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। मिक्सचर जो होगा उसका मैक्सिमम वेपर प्रेशर कितना P2 नॉट और मिनिमम कितना P1 नॉट। लेकिन प्योर कंपोनेंट सेकंड के लिए मिनिमम वेपर प्रेशर कितना 0 और मैक्सिमम कितना P2 नॉट। प्योर कंपोनेंट फर्स्ट के लिए मिनिमम वेपर प्रेशर कितना 0 और मैक्सिमम कितना P1 नॉट। लेकिन मिक्सचर के लिए क्या रहेगा, मिनिमम P1 नॉट और मैक्सिमम कितना P2 नॉट। होपफुली आपको ये चीज समझ आई होगी। इसको थोड़ा सा मैं साइड में कर देता हूं ग्राफ को। जैसे देखिए अब यहां से ग्राफ से क्या क्या कंक्लूड किया जा सकता है। एक तो मैंने जो बात बता दी आपको कि मिनिमम वैल्यू किसकी, P टोटल की, ऑफ P टोटल, वो किसके बराबर रहेगी P1 नॉट, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P टोटल वो कितनी रहेगी P2 नॉट। उसके अलावा हमारे पास जो हमने ऊपर वैल्यूज जो ये बातें भी करी कि लीनियर वेरिएशन, वही सब जो है इस ग्राफ से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास जो x1 x2 है वो हमारे पास जो है मैक्सिमम जब होंगे, जब x1 मैक्सिमम है यहाँ पे तो हमारे पास वेपर प्रेशर जो है P1 नॉट रहेगा, अगर मैक्सिमम x2 है तो P2 नॉट रहेगा। उसके अलावा टोटल प्रेशर जो है वो हमारे पास लीनियर वेरिएशन जो है शो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू x2 एंड इवन विद रिस्पेक्ट टू द x1। ठीक है जी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास जो रोल्स लॉ प्रेजेंट है, जो रोल्स लॉ है इट इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। नेक्स्ट जो बात हमने करनी है दैट इज रोल्स लॉ as a special case of Henry's law. Rolle's law is a special case of Henry's law. अब अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ हमारे पास वेपर प्रेशर जो है वोलेटाइल कंपोनेंट का किसी सॉल्यूशन में वो कैसे डिफाइन है, अभी हमने देखा, या मैं लिख देता हूं एक बार दोबारा, एज पर रोल्स लॉ जो वेपर प्रेशर है दैट इज डिफाइंड एज P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1, या इसी को हम Pi कर देते हैं, Pi इज इक्वल टू Pi नॉट एंड xi। अब इस सॉल्यूशन में गैस जो है अगर लिक्विड में प्रेजेंट हो, मतलब वन कंपोनेंट जो है, एक कंपोनेंट जो है इतना ज्यादा वोलेटाइल है कि वो एग्जिस्टिंग गैस स्टेट में कर रहा है, तो इसके लिए हमने हेनरीज लॉ देखा है। एज पर हेनरीज लॉ हेनरीज लॉ क्या बोलता है कि P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं और डायरेक्टली रिलेशन टू मोल फ्रैक्शन है, ये भी दोनों बोल रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि रोल्स लॉ बोलता है कि वहां पे वोलेटाइल कंपोनेंट है
और हेनरीज लॉ बोलता है कि हमारे पास जो कंपोनेंट है वो इतना ज्यादा वोलेटाइल है कि गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, और दोनों केस में हमारे पास जो है पार्शियल वेपर प्रेशर जो है प्रोपोर्शनल है टू द मोल फ्रैक्शन। लेकिन दोनों में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है डिफरेंट है। जो हमारे पास हेनरीज लॉ है और रोल्स लॉ है, उन दोनों में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसमें डिफरेंस है। जो हमारे पास हेनरीज लॉ है उसमें हेनरीज कांस्टेंट है, हेनरीज कांस्टेंट, और जो हमारे पास रोल्स लॉ है उसमें है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। रोल्स लॉ जो है इस वजह से, अब क्योंकि हमारे पास जनरलाइज्ड टर्म जो है, जो जनरलाइज्ड है दैट इज हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ में अगर कंपोनेंट जो है उसकी वोलेटिलिटी कम कर देंगे तो हमारे पास वो रोल्स लॉ बन जाएगा। तो इसी वजह से हमारे पास जो रोल्स लॉ है इट इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। और अगर हमारे पास जो है हेनरीज लॉ में जो वोलेटिलिटी है कंपोनेंट की उसको थोड़ा सा डिक्रीज करते हैं, मतलब गैसीय स्टेट में ना एग्जिस्ट होकर वो लिक्विड स्टेट में ही अगर एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स हमारे पास जो पी आई नॉट जो है उसका वैल्यू जो है किसको अप्रोच कर जाएगा, के एच को। दैट मीन्स पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बिकम्स इक्वल टू द हेनरीज कांस्टेंट इन केस ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है जी। तो इस वजह से हमारे पास जो है रोल्स लॉ है इट इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास वेपर प्रेशर, नेक्स्ट है हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन ए लिक्विड्स। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। हमारे पास वेपर प्रेशर है ऐसे सॉल्यूशन का जिसमें हमारे पास सॉलिड जो है लिक्विड में प्रेजेंट है। इसका मतलब जो हमारे पास सॉल्यूट है वो सॉलिड स्टेट में है, और जो लिक्विड है वो किसमें प्रेजेंट है, मतलब लिक्विड जो है दैट इज सॉल्वेंट। ओवरऑल सॉल्यूशन जो है वो तो लिक्विड स्टेट में रहेगा। ठीक है जी। अब रोल्स लॉ जो है वो जनरली एप्लीकेबल होता है किसी भी कंपोनेंट के लिए जो मतलब वोलेटाइल है। अब सॉलिड जो है वो हमारे पास इजीली वोलेटाइल नहीं होगा, तभी पॉसिबल है अगर वो डायरेक्टली क्या कर जाए, सब्लाइम कर जाए। तो इसका मतलब हमारे पास ये बाइनरी सोल्यूशन ऐसा है जिसमें एक कंपोनेंट जो है नॉन वोलेटाइल है, जो कि ऐसे कंपोनेंट में डिसॉल्व है जो कि वोलेटाइल है। अब इससे देखिए फर्क क्या पड़ेगा। अब यहां पे हमारे पास सिर्फ सॉल्वेंट जो है वोलेटाइल है, ठीक है जी, जो हमारे पास सॉल्यूट है वो वोलेटाइल नहीं है। अब यहां पे हम मान लेते हैं सॉल्वेंट को 1 से डिनोट कर देते हैं, सॉल्यूट को 2 से। अब क्योंकि सिर्फ सॉल्वेंट जो है वो वोलेटाइल है तो इसका वेपर प्रेशर आ जाएगा P1, और सॉल्यूट जो है वो वोलेटाइल ही नहीं है तो उसका वेपर प्रेशर ही नहीं होगा। इसकी मोल फ्रैक्शन जो है दैट इज x1, इसकी मोल फ्रैक्शन तो होगी किसी ना किसी फ्रैक्शन में, किसी ना किसी कंसंट्रेशन में तो प्रेजेंट होगा, दैट इज x2। अब यहां पे फर्स्ट कंपोनेंट के लिए वेपर प्रेशर P1 जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू x1। अब क्योंकि वो वोलेटाइल भी है तो इसका मतलब प्योर स्टेट में भी उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर रहेगा P1 नॉट x1। अब क्योंकि जो सॉल्यूट है वो वोलेटाइल नहीं है, दैट मीन्स हमारे पास जो टोटल प्रेशर होगा P टोटल, जो कि असल में P1 प्लस P2 था, यहां पे सेकंड कंपोनेंट जो वोलेटाइल नहीं है तो P2 जीरो हो गया। तो P टोटल जो है उसको P लिख रहा हूं मैं सिर्फ, ये हो गया P1 विच इज इक्वल टू P1 नॉट x1। ठीक है जी, दिस इज P1 नॉट x1। तो असल में जो टोटल प्रेशर है इट इज इक्वल टू द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट। अब ये फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा है जो एक्चुअल में वोलेटाइल था, दिस इज फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट। फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट। तो यहां से
इक्वेशन जो है दैट इज P1 डिवाइडेड बाय P1 नॉट इज इक्वल टू x1 आ जाएगा। P1 डिवाइडेड बाय P1 नॉट इज इक्वल टू x1। ठीक है जी। तो हमारे पास जो x1 है, अब हमें पता है x1 जो है दैट इज मोल फ्रैक्शन। अगर मोल फ्रैक्शन को हम फॉर्मूलाज देखें मोल फ्रैक्शन का, तो मोल फ्रैक्शन क्या होती है, x1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स n1 प्लस n2। लेकिन अगर हमारे पास जो सॉल्यूट है, ये लेट्स से इसको पहले ऐसे पुट कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू n1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। अब मान लेते हैं हमारे पास दोनों तरफ हम 1 से जो है सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड फ्रॉम 1, दैट इज 1 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस n1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। दिस बिकम्स P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 नॉट इज इक्वल टू n1 प्लस n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो असल में ये क्या बन गया, ये और ये कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास क्या आ गया, n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 विच इज व्हाट, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट, दिस इज बेसिकली x2, दिस इज इक्वल टू x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट जो है वो हमें क्या बता रही है, वो हमें बता रही है कि कितना वेपर प्रेशर कम हुआ। P1 नोट जो है फर्स्ट कंपोनेंट जो कि वोलेटाइल था, फर्स्ट कंपोनेंट जो वोलेटाइल था उसका फुल पोटेंशियल मतलब फुल वेपर प्रेशर जो प्रोवाइड करवा सकता था दैट वाज P1 नोट, लेकिन उसमें से कुछ वैल्यू डिक्रीज कर गई, कितनी, माइनस कर दिया P1। अब ये जो डिक्रीज हुआ है वेपर प्रेशर ये किस वजह से हुआ है, ये डिक्रीज हुआ क्योंकि इसमें क्या था, एक नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट जो था वो प्रेजेंट था। अब जो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है वो उसकी मोल फ्रैक्शन कितनी, x2। तो बेसिकली जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। और यही चीज जो है हम आगे जाके यूज करेंगे किसमें, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। ये हमारे पास एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, वहां पे भी वहां का रिलेशन जो है उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, उसको मैं यहीं से उठाऊंगा, यहीं से कंटिन्यू करेंगे उसको। ठीक है जी। अब इसी चीज को देखो आगे, P1 नॉट इज इक्वल टू P1 डिवाइडेड बाय P1 नॉट। अब यहां पे हमारे पास था n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। अगर इफ हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन इज प्रेजेंट, इफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज प्रेजेंट, तो हमारे पास जो n1 है इट इज वेरी मच लेस देन दैट ऑफ n2। इसका मतलब n1 प्लस n2 जो है इट इज नियरली इक्वल टू n1, n1 प्लस n2 जो है इट इज नियरली इक्वल टू n1। तो हमारे पास जो P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 नॉट जो है इट इज इक्वल टू द n2 डिवाइडेड बाय n1, क्योंकि हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और n2 डिवाइडेड बाय n1 जो है इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, n2 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड कंपोनेंट, तो इसी को मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो ये आ गया P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 नॉट इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सेकंड इनटू उसी तरह n1 की वैल्यू गिवन मास ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ फर्स्ट, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये रिलेशन जो है अल्टीमेट रिलेशन है हमारे पास, जिसको आपको ध्यान में रखना है फॉर सॉलिड इन सॉल्यूशन। जो हमारे पास सॉलिड इन लिक्विड, बेसिकली सॉलिड इन लिक्विड के लिए हमारे पास जो अल्टीमेट सॉल्यूशन, जो अल्टीमेट हमारे पास रिलेशन है दैट इज दिस वन। ठीक है जी, इसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक, इसके अलावा हमारे पास कुछ एक लिमिटेशंस हैं, उसको देख लेते हैं। लिमिटेशंस ऑफ रोल्स लॉ।
लिमिटेशंस ऑफ रोल्स लॉ। फर्स्ट है एप्लीकेबल टू वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। जो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसी पे हमारे पास जो है रोल्स लॉ एप्लीकेबल है। उसके अलावा रोल्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल सॉल्यूशंस, और इनडायरेक्टली मैं आपको यहां पे ये भी बता रहा हूं कि जो आइडियल सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट होते हैं, तो यहां पे वेरी डाइल्यूट के नीचे ही मैं लिख रहा हूं आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है जी। उसके अलावा सेकेंड है दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू द सॉल्यूशन वेयर हीट ऑफ डाइल्यूशन does not change। और ये भी हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन की ही प्रॉपर्टी है। यह भी हम देखेंगे आइडियल और नॉन आइडियल क्या है। ये उसी की प्रॉपर्टी है कि हमारे पास जब सॉल्यूशन को बनाए हम एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमारे पास हीट ऑफ डाइल्यूशन का मतलब है हम सॉल्यूट में सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं उसको, लेकिन हमारे पास कोई भी हीट जो है ना इवॉल्व हुई है, ना रिलीज हुई है, ना एब्जॉर्ब हुई है, टेम्परेचर वेरिएशन नहीं है। इसका मतलब हमारे पास वो कंपोनेंट, वो सॉल्यूशन कैसा है, आइडियल, और आइडियल सॉल्यूशन है तो रोल्स लॉ एप्लीकेबल है। ठीक है जी। इवन हमारे पास जो वॉल्यूम है वेयर वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग does not change। वॉल्यूम जो है वो भी चेंज ना हो, तो ये भी प्रॉपर्टी किसकी है, ये भी आइडियल सॉल्यूशन की। और लास्टली हमारे पास ये लॉ वहां पे एप्लीकेबल होगा जहां पे किसी भी तरह का एसोसिएशन और डिसोसिएशन सॉल्यूट में ना हो। जो सॉल्यूट जिसको डिसॉल्व करवा रहे हैं हम, वो किसी भी तरह से ना एसोसिएट हो ना डिसोसिएशन हो। तो लास्टली नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन for a solute being dissolved उस केस में हमारे पास जो है रोल्स लॉ एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है जी। यहां तक हमारे पास रोल्स लॉ जो है वो कंप्लीट होता है। इससे आगे जो है हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। आपके एंड पे कोई डाउट हो तो बताएं, अदरवाइज हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।